नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जैसे जैसे ये भारतीय माहौल बढ़ता जा रहा है, भारतीय एकता के प्रति आस्था हमारे भारतीय भाई बहनों की बढ़ती जा रही है। भारतीय एकता इस मुल्क के लिए और हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए कितने ज़रूरी है और भारतीय समाज की मजबूती के लिए कितनी ज़रूरी है, यह भी समझ बढ़ती जा रही है। तो उसी से संबंधित कुछ ऐसे समाचार भी हैं जो कि काफ़ी उत्साहवर्धक है। अब एक वीडियो देखा गया, शायद वो, अब वीडियो तो थोड़े वक्त के लिए आता है, उसका बहुत अंदाज तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका संकेत ही जो है बहुत काफ़ी है। तो देखा गया कि कुछ हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन और कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और वो सरेआम जो है एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग एक ही हैं। अब इस तरह की एकता का यदि प्रदर्शन हो रहा है तो हमारे भारतीय समाज के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत ही सुखद बात है, बहुत उत्साहवर्धक है। और ये बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुटभइये जाकर जिस तरह से वो दुष्प्रचार में लगे हुए हैं समाज में और उनको जिस तरह का माकूल जवाब मिल रहा है, उससे भी काफ़ी उत्साहवर्धक और सुखद जो है ये सुखद अनुभव जो है ये पूरे देश के लिए है, पूरे भारतीय समाज के लिए है और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के लिए है। और कुछ ऐसे भी इस माहौल के बढ़ते हुए देख करके वो शक्तियां जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं और इस समाज के शत्रु हैं, शत्रु जब कहा जा रहा तो सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, शब्दों से तो एक संकेत दिया जाता है, लेकिन उनके चरित्र और फितरत को बताने की कोशिश है। शत्रु हैं तो हैं, हर मामले में शत्रु हैं। इस समाज को विखंडित करने में वो हमेशा सतत लगी हुई हैं। अब ये समझ लीजिए ना कि हमारे देश का भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लग गया। भारत का संविधान हमारे सभी 135 करोड़ लोगों को
जो असली वजूद है, पहचान है, बता रहा है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तब भी और ये मुख से कभी कभी यदा कदा संविधान, भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान की शपथ तब लेते हैं जबकि इनको वो जो कुर्सी मिल जाती है, लेकिन उस कुर्सी मिलने के पहले, अब फिर कुर्सी मिलने के बाद सारे काम इनके संविधान विरोधी होते हैं। सिर्फ जो है वो शपथ लेते समय जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, सिर्फ जो है शपथ के समय ही माने वो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन वो हर वक्त भारत के संविधान की भावनाओं का, उसके प्रावधानों का हमेशा वो उल्लंघन करते हैं। सबसे बड़ा उल्लंघन कि हमारे सभी देशवासियों की जो पहचान है, उस पहचान जो है वो भारत राष्ट्र से जुड़ी हुई है। और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी जागरूक देश हैं, उनके नागरिकों की पहचान उस देश के राष्ट्र से जुड़ी हुई है। जापान के लोग सिर्फ अपने को जापानी या जापानीज, फ्रांस के लोग अपने को फ्रेंच या फ्रांसीसी, जर्मनी के लोग अपने को जर्मन, और ब्रिटेन या इंग्लैंड के लोग ब्रिटिशर, अमेरिका के लोग अपने को अमेरिकन या अमेरिकी, उस राष्ट्र से ही अपने वजूद, अपनी पहचान को दिखाते हैं। भारत में ठीक उसके विपरीत राष्ट्र जिस तरह की पहचान दिखा, मतलब उनके राष्ट्र कुछ है ही नहीं। वो अपनी पहचान दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, और इतना ही, और भी डिग्रेडेशन, हम ठाकुर हैं, राजपूत, क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव, हम जो है अनुसूचित जात, और इतना नहीं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, तमिल प्राइड है हमारी, तेलुगु प्राइड, मलयालम प्राइड, कन्नड़ प्राइड, गुजरात गर्वी, उड़िया प्राइड, एक बिहारी 100 पर भारी, कश्मीरियत, और असमिया, ये सारी बीमारियां इसी देश में। तो ये हमारा भारतीय समाज इतनी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित है, और इन्हीं बीमारियों पर ही ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इन्हीं बीमारियों का और रोग बढ़ा करके ये अपने सत्ता हथियाने की वो साजिश करती चली आ रही। और हमारी भारतीय अवाम इन्हीं खतरनाक ताकतों को समर्थन दे रहे हैं। और ये भी कहना वो अतिशयोक्त नहीं होगा और कहने में बुरा लगेगा कि हमारी भी भक्ति जो है, जो तथाकथित जातियों के प्रति रही है और संप्रदाय के प्रति रही है, और भाषा और भाषागत प्रांत, मूल के प्रति बहुत ही कम। तो मूल के प्रति जो भक्ति है, जो सेंसिबिलिटी है, वो इन भक्तियों के आगे बहुत नगण्य रही है। भारतीय अवाम ताकत दल ये सभी भारतीय भाई बहनों को बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि ये सब भक्ति बेकार है, ये सब पहचान बेकार है। हमारी पहचान सिर्फ
कि हम भारतीय हैं। इसी पहचान को जो है सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, और इसी पहचान के आधार पर सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों में एकता, भाईचारा, सद्भाव, इखलाक मोहब्बत, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सभी कुछ इसकी आवश्यकता है। अब इन समाज को तोड़ने वाली शक्तियों के वेश में राजनीतिक दलों के मोहजाल से बाहर आना है। यही बात भारतीय जनता दल कम से कम YouTube के संदेश के माध्यम से आज 2-2.5 साल से ये कोशिश कर रहा है। अब YouTube का संदेश हमारे कितने भारतीय भाई बहनों में पहुंच रहा है। वैसे बार बार निवेदन भी किया गया कि इसको जितना हो सके उतना सभी भारतीय भाई बहनों तक इसको पहुंचवाने की कृपा करें, उसकी जहमत उठाएं। ये बोला गया था और ये बोला भी जाता है। तो जितना अधिक से अधिक ये YouTube का संदेश हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में पहुंचेगा, उतना ही भारतीय एकता के भारतीय एकता की भावनाओं का, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का प्रचार प्रसार होगा। अब तक ये राजनीतिक पार्टियां जो समाज में विघटन और नफरत के आधार पर या और विघटन नफरत और दोनों को मिला दीजिए तो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के आधार पर ये चुनाव हथियाती रही हैं। अब वो राजनीतिक शक्तियां, अब उनको लग रहा है कि जिसमें भारतीय एकता आ जाएगी तो उनका ये षड्यंत्र या उनकी ये दुकान उनके इस तरह के धंधे बंद होने का खतरा उनको दिख रहा है। तो अब इसकी विरोधी हो गई है, उनको तकलीफ हो रही है तो इसकी विरोधी हो रही है। और हर एक दिन वो उसकी काट खोजने में लगी हुई हैं। तमाम सलाहकार, कोई प्रशांत किशोर को इंगेज कर रहा है, कोई वो एनालिटिका जो शायद इंग्लैंड की है, कोई और उसको हायर कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय एकता का जवाब क्या है? एनालिटिका है, प्रशांत किशोर हैं। भारतीय एकता का जवाब क्या ये शरद पवार हैं, गद्दार राहुल गांधी हैं, सारे देश के दुश्मनों को और देश के गद्दारों को पालने वाले मोदी जी हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को धोखा देने वाली बीजेपी है। भारतीय एकता का क्या प्रत्युत्तर ये लोग हैं। यही तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इनको समझा दें। एक बार ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर एक बार इनको सुन करके बता दें, तब इनकी औकात का भी और इनकी समझ भी वो ठिकाने आ जाएगी। अभी तो बहुत भ्रम में है। अभी सिर्फ एक ही भ्रम में है कि अरे भाई हमको कोई हरा नहीं सकता, पूरे सिस्टम पर तो हम काबिज हैं, सरकार हमारी है। और पूरे मीडिया को ये गिरफ्त में लिए हुए हैं और मीडिया भी वैसा ही वो तांडव कर रहा है। तो इसकी जो है भारतीय एकता की काट जो है, या मैंने उसके के लिए यानी बजाय कि भारतीय एकता में शामिल होने के, यानी अपने देश और भारतीय समाज और लोगों की भलाई के लिए इस भारतीय एकता में शामिल होने के, अब ये इसके विरोध में आ गए। देखिए ये इनकी फितरत और विचित्रता और इनका जो घातकपन है
कि यदि वो आवाम की बात करते हैं, आवाम के हित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो उनको स्वतः जो है और स्वाभाविक तौर पर भारतीय एकता में ही आना चाहिए और इसी को मजबूत करना चाहिए। मैंने उसकी यानी जिन 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 बातों की वकालत करते हैं, जो मुंह से बोलते हैं, उसका तो तकाजा यही कहता है। लेकिन अब ये तो लगता है कि मुंह से कुछ और कहते हैं, मन में मनसा बड़ी खतरनाक है। इसीलिए वो भारतीयता का और भारतीय एकता का और भारतीय भाईचारा का के विरोध पर और धुर विरोध, मैंने प्रखर विरोध पर आ गए हैं और रोज कोई न कोई रचना कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भइये, वो शायद भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहे थे कि हम लोग बहुत तेजी से राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बनते ही सारी जनता जो है वो यूट्यूब वाले सर के संदेश को भूल जाएगी, भारतीय एकता को भूल जाएगी, भारतीयता को भूल जाएगी और राम मंदिर में वो रम जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट कर देंगे। भावनात्मक शोषण हमेशा से करती आ रही है ये भारतीय जनता पार्टी और इसी छल कपट के सहारे आगे भी उसने सोच रखा है कि राम मंदिर बनवा करके वो वोट बटोरेगी। भारतीय जनता दल उनके छुट भाइयों के माध्यम से उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बताना चाहता है। वैसे जब ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में भारतीय जनता दल बात करता है तो यह मान के चलता है कि उसमें जो निचले तबके का नेतृत्व है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं जमीन स्तर से जुड़े हुए, वो राष्ट्रवाद की वो सच्चे राष्ट्रवाद की खोज में है। अभी भी उनका भटकाव और भ्रम में वो बीजेपी के साथ हैं। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि आप यदि सच्चे राष्ट्रवाद की खोज में हैं तो बीजेपी के भ्रमजाल से, बीजेपी के भटकाव से, इसलिए कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर एक छल है, राष्ट्रवाद के नाम पर एक कपट है, धोखा है, उसके बाहर आइए। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात है तो इन जो सिखा पढ़ा करके जो छुट भइये जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और संगठन को भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि प्रभु राम मंदिर तो अपना बनता रहेगा, प्रभु राम हम सभी के दिलों में, 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिलों में, चाहे वो किसी भी आस्था के पालन करने वाले हों, मानने वाले हों, चाहे वो इस्लाम आस्था के मानने वाले हों, चाहे वो ईसाई आस्था के मानने वाले हों, चाहे वो सिख आस्था के मानने वाले हों, सबके दिलों में प्रभु राम बसे हुए हैं, दिलों में। प्रभु राम पर ठेकेदारी करने का एकमात्र कॉपीराइट बीजेपी को नहीं है और वो प्रभु राम हम सभी के दिलों में रहते हुए बस एक ही आदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, तुम हमारे बंदों की चिंता करो, हमारे बंदों की खिदमत करो, बंदों की खिदमत करोगे तो वही खिदमत हमको मिल जाएगी। ये बराबर वे प्रभु राम कर रहा है। मंदिर से हमको खुशी नहीं होगी, हमारे बंदों की खिदमत करो
उनमें उनमें सद्भाव बढ़ाओ, उनमें एकता बढ़ाओ, उनमें भाईचारा बढ़ाओ, उसमें उनमें इखलाक मोहब्बत बढ़ाओ। इससे हम प्रसन्न होंगे, मंदिर से उतने प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए, मंदिर का विरोध नहीं है, मंदिर तो एक प्रतीक है और उसकी भव्यता भी आकर्षक है, लेकिन मंदिर के नाम पर वोट तो देश की नीतियों पर होता है, आवाम को क्या सेवा मिलनी है उस पर होता है। मंदिर के नाम पर वोट की बात तो सिर्फ जो है बीजेपी जैसे घटिया पार्टी ही कर सकती है, जिसकी सोच हमेशा भावनात्मक शोषण करके ही होती है। इससे अधिक कुछ नहीं करना है। और प्रभु राम की अकेले ठेकेदारी करने का वो ख्वाब छोड़ दे। प्रभु राम जो है हमारे सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के दिलों में निवास करते हैं, और वो भारतीय भाई बहन किसी भी पंथ के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम पंथ के हों, चाहे वो माने ईसाई पंथ के हों, चाहे सिख पंथ या किसी भी पंथ को, सबके दिलों में वो निवास करते हैं। और उनका आदेश हम सभी को यही है, वो कहते हैं कि हमारे बंदों की चिंता करो, हमारे बंदों की खिदमत करो, उनकी सुख सुविधा का इंतजाम करो, हमको खिदमत मिल जाएगी, हम इसी से प्रसन्न होंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके इस तरह के लोग इस मुगालते में न रहें कि वो बराबर जो है उनको प्रभु राम पर ठेकेदारी करने का उनको एक वो कॉपीराइट मिला हुआ है, और प्रभु राम पर जो है एक भावनात्मक शोषण करके वो वोट बटोर पाएंगे। ये स्पष्ट उनको जानना चाहिए, और यही बात जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझें और उनको इसी तरह से जवाब दें। और एक बात और है, जवाब आपको कभी क्रोध से नहीं देना है, गुस्से से नहीं देना है, सारा जवाब आपको मतपेटी पर ही देना है, ईवीएम मशीन पर ही देना है, और वही जवाब इनको असर करता है। न कोई बहस न कोई बात, मन में बिठाइए कि इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है, जड़ से उखड़ना है। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि भारत की पावन धरती पर ये एक पल के लिए भी रहें। दुर्भाग्य इस देश का। वो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, जो कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप तंजीम है, राजनीतिक तंजीम है, उसका भी कोई नेता भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि जिस वक्त हम नष्ट में नाबूद हो जाएंगे तो क्या ये बीजेपी बचेगी, टीएमसी बचेगी, एनसीपी बचेगी, शिवसेना बचेगी, सपा बसपा बचेंगे और भी पार्टियां बचेंगी। बात तो वो काफी हद तक सही कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि शायद यूट्यूब वाले सर को मालूम नहीं, हमको अच्छी तरह मालूम है, हमको अच्छी तरह मालूम है कि ये जितने भी हैं बीजेपी, टीएमसी, सपा बसपा और एनसीपी, शिवसेना और टीडीपी, ये सबकी जान जो है वो इसी जीएनपीसी में ही है। हम लोग बहुत किस्सा कहानी सुनते थे ना कि एक बहुत बड़ा राक्षस, तो राक्षस जो है मैंने ऐसे मरता नहीं था, उसकी जान एक तोते में रहा करती थी। तो फिर लोगों ने बताया कि भाई उस तोते की गर्दन ऐंठ दो तो राक्षस मर जाएगा। तो वही चीज़ तो है। तो ये जितने भी राक्षस हैं तो उनका तोता यही जीएनपीसी ही है, मालूम है हमको।
और इसलिए भारतवर्ष, राष्ट्र भारतवर्ष के वजूद को कायम रखना है। भारतवर्ष और इस भारत राष्ट्र को भारत के रूप में यदि विकसित करना है, मजबूत करना है, आगे ले चलना है और दुनिया का सिरमौर देश बनाना है, तो जीएनपीसी का समाप्त होना एक उसकी समाप्त मतलब जड़ से समाप्त, और जड़ से मतलब कि एक भी व्यक्ति, एक भी हमारा भारतीय भाई बहन उसका समर्थक न रहे, बल्कि उसका नाम लेते ही एक नौसिया, एक उबकाई आ जाए कि एक ऐसा भी संगठन था भारत की धरती पर। ऐसा है, किसी को हथियार से नहीं मारना है, किसी को तलवार, बंदूक और पिस्तौल से नहीं मारना है, उसको मिलने वाले समर्थन को नष्ट करना है। तो उसको समूल समाप्त से मतलब है कि उसका नाम लेते ही हमारे भारतीय भाई बहनों के मुंह में नौसिया आ जाए, उबकाई आ जाए कि इतनी खतरनाक पार्टी ये है। और वैसा ही ये बीजेपी और वाम दल, सपा बसपा वाले कि देश में कि हमारे भारतीय समाज में नफरत पैदा करके, और बताइए बाबा साहब ने हमारे उस तबके के लिए कहा कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है, इनका शोषण हुआ है, हजारों साल तक इनको एक उचित और माकूल जो है मरहम लगाने की जरूरत है। अब और उन्होंने ये भी छोड़ दिया कि भाई भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया कि ये मरहम कैसा होगा, कैसे लगाया जाएगा, ये भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया। ये करने के बजाय उनका मसीहा बन करके मायावती और काशीराम आकर के कह रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, ये बोल करके उसका उद्धार होगा। इससे तो यानी जो बाकी जो समाज है हमारे, वो सब जो पिछड़े भारतीय भाई बहन के अलावा जो बाकी जो तबका है भारतीय समाज का, वो सहानुभूति आएगी, नफरत ही तो आएगी। तो ये जब आए तो एक दूसरे तरह की नफरत लेके आए। तो ये सब समाज के दुश्मन हैं, पूरा समाज इनको पहचाने। और उनको लगा कि जब तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के आधार पर इनको सत्ता नहीं मिलने वाली है, तो कुछ लोगों को मिलाना शुरू किए। वो सतीश शर्मा है एक चमचा, तो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को मिलाने की वो साजिश की। तो वो भी एक खतरनाक गद्दार है, वो सतीश शर्मा, इस देश का, जो कि जाति समीकरण के आधार पर इस देश को तोड़ रहा है और बीएसपी के साथ मिला हुआ। और कितने ऐसे वो सतीश शर्मा होंगे, इसमें बात नहीं है। इस सब का जवाब है भारतीयता और भारतीय एकता। तो आज जो है बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनके आदर्शों, उनका जो सिद्धांत, उनका जो दर्शन है कि जातिहीन समाज, इसलिए भारतीय समाज सबको इज्जत देने की, और इसीलिए भारतीय जनता दल ये बार बार अपने सभी भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है कि जब भी संबोधन करिए हमारे खास करके पिछड़े भारतीय भाई बहनों को, उनको सम्मानजनक शब्दों से, और ऐसा संबोधन करिए अपनापन के साथ, इज्जत देने की आवश्यकता है। और इसका एक नमूना हमने बताया था कि हमने जो खुद अनुभव किया था गांव में, बेटे की शादी के वर्तमान के अवसर पर, तो हमने पिछले भारतीय भाई बहनों को एक सम्मान देने की कोशिश की गई थी। उसमें जबकि बहुत बाधाएं भी बहुत आई, बाधाएं पैदा करने की भी कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि ये साहब खाने के बाद पत्तल ही नहीं उठाते हैं, तो वो भी बोला कि अरे भाई पत्तल उठाने में क्या लगता है, जब ये भावना है कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं और खास करके ऐसे मौके पर वो हमारे मेहमान हैं, तो पत्तल भी उठाया जाएगा।
और हमने तो उसमें कहा था कि यदि कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा, कोई इसलिए कि संकोच नहीं है। और उस मौके पर जब वो भोजन कर रहे थे, कुछ उठ गए थे, पत्तल पड़ा था, हमने भी थोड़ा सा 15-20 सेकंड देखा और हमने किसी का इंतजार नहीं किया, हम उठाने लगे। तब जाकर के लोग कहा कि अरे नहीं सर, आप क्यों उठाते हैं, और हमको करना चाहिए। तो मैंने उनका कि नहीं भाई, जब आपका विचार, आपकी आत्मा गवाही नहीं करती है तो इसके लिए कोई यानी व्यवस्था नहीं है, बाध्यता नहीं है। जब आपका मन करे तब जब आप अब विचारों से सहमत हो तभी कहा नहीं सर, ऐसा हम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी लोग शामिल हो गए। तो इसी तरह संकोच हटाने की आवश्यकता है। जो मन में गांठ है उसको हटाने की आवश्यकता है और सबको गले लगाने की आवश्यकता है। यही तो भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है। यदि ये किया गया होता तो आज तक हमारे उन पिछड़े भारतीय भाई बहनों का माने वो साथ में आ गए होते। और आरक्षण तो अभिशाप है पूरे देश के लिए भी और हमारे आदरणीय जो पिछले भारतीय भाई बहनों के लिए भी। आरक्षण बिल्कुल, उनमें प्रतिभा बहुत है, बस एक मौका देने की, मौका माने आर्थिक जो है मदद और सीखने पढ़ने और ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ग्रूमिंग का पक्का इंतजाम बढ़िया सा। वो तो बोला गया था कि हमारा देश सिर्फ एक अंबेडकर नहीं, हजारों अंबेडकर पैदा कर सकता है, लेकिन आरक्षण से नहीं। और बाबा साहब अंबेडकर भी आरक्षण से अंबेडकर नहीं बने थे। ये देश को भी जानना चाहिए। इसलिए इन बातों में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण तो जो है मायावती के लिए है, रामविलास पासवान तो घर चले गए, उनके लिए है, मीरा कुमार के लिए, मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश के लिए है, हमारे उनके लिए नहीं। हमारे गरीब और जो है वो पिछड़े भारतीय भाई बहनों के लिए नहीं, उनके लिए तो ये और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा शोषण, बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए इसको समूल समाप्त करके ये व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो ये बताया जा रहा था कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों के साथ बहुत आदर के साथ और आदर सूचक संबोधनों के साथ पेश आने की आवश्यकता है। अब इस तरह की बातों का जो प्रसार हो रहा है, एक बात बताना बहुत जरूरी है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे कहते हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसका प्रोडक्ट मैं भी रहा हूं। तो उसके अलग अलग सेवाएं होती हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फाइनेंस सर्विस, इंडियन फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे में भी कई सर्विसेज होती हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी तमाम होते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट निकल करके जो माने इसमें सेवाओं में लगे रहते हैं और फिर रिटायर होने के बाद वो भी इसी तरह से इसी तरह से तमाम वो ग्रुप बनाए रहते हैं और उनके ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं और भी सोशल मीडिया के ग्रुप होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी से सिलेक्टेड लोगों की पेंशनें भी बड़ी अच्छी हैं, लाख रुपए, डेढ़ लाख के आसपास। तो ऐसे समाज में जो रिटायर्ड यूपीएससी के प्रोडक्ट रहे हैं, चाहे आईएएस, आईपीएस और इस टाइप से या इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उनके समूह में ये खबरें मिली है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है ना, जो कि नफरत फैलाता है, उसका जो गिरोह है, उसकी जड़ें जो हैं उन रिटायर्ड यूपीएससी प्रोडक्ट वाले समूह में या सोशल मीडिया में है।
वो भी इसी तरह से खतरनाक जो है नफरत वो फैलाने वाली जो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। और उसमें आप जब देखेंगे, देखिए एक ज़माना था सन 90 के दशक में, ये जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस के तत्वों ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का राजनीतिक शोषण के लिए, वोट के लिए या उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक नारा दिलवाया था, इस्लाम खतरे में है। आज इसी तरह के एक मैनिया, एक दुष्प्रचार कि हिंदुत्व खतरे में है, तमाम इस तरह की बातें। कुछ नमूने आपको हम बता रहे हैं। जैसे मैंने भी देखा है कितना खतरनाक है कि भाई देखिए, इसमें अब्दुल के वो 4 बच्चे, आपके भी 4 बच्चे, 10 साल के बाद अब्दुल का परिवार 40 हो जाएगा, आप 4 ही रह जाएंगे। तो अब्दुल जो है वो सरकार बनाएगा और आप जो है उसके जूते साफ करेंगे। इस तरह के खतरनाक, मैं ये नमूना बता रहा हूँ, ये उन समूहों में देखा गया है जो यूपीएससी के प्रोडक्ट, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज और इंडियन पोस्टल सर्विसेज, यानी यूपीएससी के प्रोडक्ट जो रिटायर्ड होने के बाद अलग अलग ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उनमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह से प्रभावित, और हम नहीं कहते सभी, कुछ ऐसा तबका है जो कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह का एक मशीनरी बन गया है। तो अब ये चूंकि जो बीजेपी की सरकार है वो तो सोच रही हो कि भाई ये तो उसी के समर्थन में है, जितना ही हिंदुओं को डराया जाएगा उतना ही उसको वोट मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही ये खतरनाक बात है। और भारतीय जनता पार्टी दल ने सोच रखा है कि यदि इसकी सरकार आती है और ऐसे लोग जो कि यूपीएससी के प्रोडक्ट होकर के जो रिटायर्ड हैं और समाज में इसी तरह का वो नफरत कि हिंदुत्व खतरे में है और ये है, तमाम मुस्लिम लोग की आबादी बढ़ा रहे हैं, वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और दारुल इस्लाम आ जाएगा और क्या कहना कि गजवाई हिंद आ जाएगा, तमाम बातें जो कि बोलता रहता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है। ऐसे लोगों की जांच करवाएगा भारतीय जनता दल और छोड़ेगा नहीं, और उनकी पेंशनों की भी जांच कराएगा। बताइए इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है इन क्षेत्रों में। और हम नहीं समझते कि सिर्फ यही, और भी जो बौद्धिक वर्ग में इसी तरह की पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की एजेंसी चल रही होगी। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और खास करके बौद्धिक वर्ग जिनको मुल्क से मोहब्बत है, उनसे एक विनम्र विनती है कि ऐसे सोशल ग्रुपों पर नजर रखें। हमारे देश में बौद्धिक वर्गों की कमी नहीं है। यूनिवर्सिटी के तमाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है यहाँ पर दिल्ली में, उस्मानिया है, तमाम मूर्धन्य लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें भी तमाम बौद्धिक वर्ग है। ये सभी जो है इस तरह की खतरनाक टेंडेंसीज पर नज़र रखें। बहुत खतरनाक बात चल रही है वो सोशल मीडिया में। अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक समाचार आया था कि झारखंड में 10,000 सिमों का एक माने सिम का बैंक माने समूह बना करके समाज में एक दूसरे के खिलाफ नफरत, इस जात वाला उस जात के खिलाफ,
इस संप्रदाय वाला उस संप्रदाय के खिलाफ एक साजिश चल रही थी। हालांकि वो NIA के द्वारा पकड़ा गया, उसकी जांच चल रही है, और उसमें एक जावेद करके वो चलाने वाला मिला। ये मीडिया वाले और बीजेपी वाले सिर्फ जावेद पर ही जो है तमाम जो है हल्ला या प्लेइंग टू द गैलरी कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर उनकी घिघी बंद हो जा रही है कि वो जो है जिस झारखंड सरकार के अधीन वो चल रही है, उसके संरक्षण में इस तरह की साजिश व नफरत फैलाने वाली 10,000 सिम बैंकों के द्वारा फैलाई जा रही थी। तो जावेद अकेला थोड़ी था, वो जिस झारखंड सरकार के संरक्षण में चल रहा था, वो उसका कोलिशन पार्टनर, उसका साझेदार, उस सरकार का साझेदार जो कौन है? JNPC ही तो है, गांधी नेहरू परिवार चांदराज चौकड़ी काकस ही तो है। इस पर बीजेपी वालों की और मीडिया वालों की घिघी बंद है। यही साजिश तो है। ये तमाम इस तरह की वारदातें, इस तरह मिसाल है कि CAA पर देख लीजिए ना, CAA पर दो बार हिंसा हुई। एक बार शुरुआती में हिंसा हुई, इसी जामिया मिलिया में आपका वो बसें जलाई गई, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई। बसों में आप भी पता होगा कि यदि वो कंडक्टर यदि उन लोगों को निकाल नहीं लिया होता तो कितने लोग मर गए होते। तमाम तोड़फोड़ हिंसा चली, और हिंसा कराने वाले कौन थे? अमानतुल्लाह कौन था? केजरीवाल का एजेंट। तो अमानतुल्लाह की बात पर तो चिल्लाएंगे, तमाम शोर मचाएंगे, लेकिन वो किसका एजेंट है इस पर वो सुट हो जाएंगे। और ये सिर्फ मीडिया सुट नहीं होगा, मोदी सरकार भी जो है सिर्फ अमानतुल्लाह के पीछे पड़ेगी और केजरीवाल को बचाएगी। और ये पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले, मैंने पहले भी कहा और आगे भी मैंने बात बताई जाएगी जब भी मौका आएगा, कि हमारे इस्लाम आस्था वाले अब तक जो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ आ रही है, लेकिन झूठ और अफवाह का सबसे पहले वो शिकार होता है। ये उसकी कमजोरी है, रही है। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जनता की तरफ समझा रहा है कि अब कम से कम JNPC के झूठ और अफवाह का शिकार मत बनिए, उसकी बातों में मत आइए। अब धीरे धीरे समझ आ रही है, तो इसको भड़काए इन सबों ने, और वो भी खुलेआम रामलीला मैदान से खुलेआम सोनिया गांधी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काया कि घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। और इनडायरेक्टली वो एक इंसिनुएट किया, इंस्टिगेट किया, भड़काया कि आंदोलन के बहाने तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा फैलाओ। इस तरह से जो है इन सबों की बड़ी खतरनाक मंशा थी देश में, जो है देश को अस्थिर करने। और सारा इल्जाम किस पर आता? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर। और करता धरता तो वास्तव में कौन है? JNPC, और JNPC का जो अवतार है गद्दार केजरीवाल। तो इन दोनों गद्दारों को मोदी सरकार, मोदी जी, बीजेपी वाले बचाएंगे। ये मीडिया वाले भी चुप रहेंगे। सिर्फ वो दो, चूंकि वो इस्लाम आस्था के हैं, अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब दूसरी बार हिंसा हुई थी दिल्ली में, जरा देखिए, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। ये तो जिसमें हिंसा भड़क रही थी, उस हिंसा के भड़काव के दौरान एक दीन मोहम्मद थे, वो सबको रोक रहे थे। तो वो दीन मोहम्मद जिसे जुम्मन मियाँ का ये सब उपहास करते हैं, ये असदुद्दीन गिरोह जो है, उसी प्रकार दूसरे जुम्मन मियाँ के रूप में हमारे दीन मोहम्मद जी जो है, जब हिंसा भड़क रही तो उसमें भी मना कर रहे थे।
लेकिन उनका नाम ये मीडिया वाले एक बार भी नहीं दिखाया। किस तरह से ये भड़का रहा था केजरीवाल, और केजरीवाल के ये दोनों एजेंट, इसके विषय में जावेद सिद्दीकी बेचारे बराबर बता रहे थे। इन दोनों लोगों का नाम मीडिया ने बिल्कुल नहीं बताया। तो मीडिया भी इस देश के लिए कितना खतरनाक है, यह देश को जानना चाहिए। और सारी इन खतरनाक ताकतों को पालने वाली बीजेपी और मोदी सरकार, मोदी जी इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं इस देश के साथ। तो यह सभी हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि वो दीन मोहम्मद उस हिंसा के दौरान भी वो अपने जान की परवाह किए बगैर सबको मना करते ही रह गए। उसके बीच में उन्होंने नहीं सोचा कि भाई कि ये जो हिंसक भीड़ है उनके ऊपर भी हमला कर सकती है। तो ये कभी भी ये मीडिया वाले मैं ऐसी खबरों को जो कि देश में सद्भाव लाए, एकता लाए, उनको नहीं दिखाते हैं। सिर्फ नफरत जो फैलाने वाले की खबर फैलाते हैं, और ऐसे लोगों को ये बुलाते भी हैं अपने चैनल पर। देख लीजिए ना, पूरा एक जो है वो हिंदू की बात करेगा, दूसरे मुस्लिम की बात करेगा। तो और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये देख लीजिए इनके कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कितना जो है वो कितने खतरनाक है। और राहुल गांधी इस देश के लिए कितना खतरनाक, कितना अभिशाप, कितना सबसे बड़ा गद्दार है, उसकी हर बात को प्रोमिनेंटली प्रमुखता से दिखाएंगे। उसको यानी न ये गद्दार मानते हैं, और देश में इस तरह से पेश करते हैं कि देश भी उनको गद्दार न माने। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि जिनको भी मुल्क से मोहब्बत है, आवाम से मोहब्बत है, और मुल्क की चिंता, आवाम की चिंता है, और इस देश में मैंने बिल्कुल एकता की चिंता है, वह निश्चित रूप से राहुल गांधी को भी गद्दार मानेंगे, और राहुल गांधी के हर बात को जो दिखाने वाले को भी, इन चैनल को भी गद्दार मानेंगे। ये तो एक स्वाभाविक यानी परिणत रही हमारे यानी उन भारतीय भाई बहनों की जिनको भी इस मुल्क से मोहब्बत है और आवाम से मोहब्बत है। लेकिन दूसरी ओर ये भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भैये पेज पर जो है वो इस एकता की मुहिम को, या हम सभी को बोलते हैं एकता के कुत्ते एकता के कुत्ते उनकी नज़र में। तो ये उनके मनोदशा को और मानसिक संतुलन खोते हुए मानसिक संतुलन को दिखाता है। इसी तरह से कितने लोगों का मानसिक संतुलन खोएगा, यानी कितनी ऐसी शक्तियों का देश ये नज़ारा देखेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।